गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज पुनः शुरू कर रहे हैं अपने आपके चैनल ओम प्रकाश बुरानिया पॉलिटी पर संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, वो पार्ट जिनके लिए हमेशा दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि कब मेरे को 395 अनुच्छेद याद होंगे। यानी भारतीय संविधान के आज अनुच्छेदों को संक्षेप में याद करेंगे। महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद करने हैं, न कि टोटल अनुच्छेद याद करने हैं। मुख्य मुख्य अनुच्छेद मैं आपको याद करवाने जा रहा हूं। जब भी थोड़ी सी दिक्कत आए तो माइंड को आराम से रेस्ट करके दोबारा अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए और अपने सोचनीय शक्ति को बढ़ाइए, क्योंकि छोटी सी समस्या कभी जीवन की रफ्तार नहीं रोक सकती है। महाभारत के युद्ध में जब भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन युद्ध में थकने की बात करता है, युद्ध बंद करने की बात करता है, युद्ध में हारने की बात करता है, तो भगवान कृष्ण श्री अर्जुन को कहता है, फिर धुआं उठा कुछ जलता है, फिर धुआं उठा कुछ जलता है, मत कहो कि ये सब चलता है। अब दया क्षमा की बात नहीं, सोने से कटती रात नहीं, सूरज उगने दो आंखों में, रोको आंसू बरसात नहीं। कहते हैं कृष्ण सुनो अर्जुन, कर्मों से भाग्य बदलता है, कर्मों से भाग्य बदलता है। अपने अच्छे कर्म करते जाइए और आगे बढ़ते चले जाएंगे। भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेद 395 है। जिस दिन संविधान बनाया गया था, यानी 26 नवंबर 1949, इस दिन ओनली 15 अनुच्छेद थे, ओनली 15 ही अनुच्छेद थे। तो शेष अनुच्छेद कब आए? शेष अनुच्छेद जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, कितने हो गए? 395 हो गए। हम 395 अनुच्छेदों को अलग अलग भागों में डिवाइडेशन करके इनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो याद रखिए, 26 नवंबर को जब संविधान तैयार कर लिया गया, बनाया गया था, उस टाइम सिर्फ 15 ही अनुच्छेद थे और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को जोड़ दिए गए। आज कितने अनुच्छेद है? आज 395 ही अनुच्छेद है। अनुच्छेदों को संक्षेप में अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी अनुच्छेदों का संक्षेप में अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले है भाग एक और भाग एक में है अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अब 1 से 4 तक क्या क्या दिया गया है, इसमें अपने अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 1 यानी भारतीय संघ व राज्य। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? पूरा भारतीय संघ और सारे राज्य बताए गए हैं। यानी अनुच्छेद 1 में हम कह सकते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2 भारतीय संघ में शामिल होने वाले राज्य, भारतीय संघ में शामिल होने वाले राज्यों की चर्चा की गई है। ये संसद के साधारण बहुमत से शामिल होंगे। संसद के साधारण बहुमत से ये शामिल होंगे। अनुच्छेद 1 भारतीय संघ, अनुच्छेद 2 भारतीय संघ में शामिल होने वाले राज्य। कैसे राज्य? साधारण बहुमत से शामिल होने वाले राज्य। अनुच्छेद 3 इसमें है नए राज्यों का निर्माण, नाम व सीमा
सीमा का मतलब यहां क्षेत्रफल, नाम व सीमा क्षेत्रफल में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण और नाम और सीमा में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 1 व 2 में संशोधन। अनुच्छेद 1 और 2 में अगर कोई संशोधन करना हो, यानी प्रथम और चौथी अनुसूची में संशोधन करना हो, कैसे? संसद के साधारण बहुमत से। संसद के साधारण बहुमत से ये संशोधन हो जाएगा। तो देखिए भाग 1 कंप्लीट हुआ, अनुच्छेद 1 से लेकर 4। आपको पता है संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता है। भाग 2 में क्या दिया गया है? नागरिकता दिया गया है। और अनुच्छेद कहां से? 5 से 11 तक, 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 में क्या है? ये नागरिकता को बताता है। जब भारत और पाक विभाजन हुआ था, विभाजन से पूर्व 5 साल तक रहने वाले भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 5 कहता है विभाजन पूर्व 5 वर्षों से भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक होंगे। अनुच्छेद 5 कहता है कि जो विभाजन हुआ था, डिवाइडेशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का 1947 में, 1947 से पूर्व अगर 5 साल भारत में रहा है, यहां रहा है, तो वो ऑटोमेटिक ही भारतीय नागरिक बन जाएगा, यहां का नागरिक बन जाएगा। तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के प्रावधान है। जो अनुच्छेद 11 है, क्योंकि 12 में तो आगे मूल अधिकार आ जाएगा, बीच के इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी नियम संसद बनाएगी। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगी। 5 से लेकर 11 भाग 2, 5 से 11 नागरिकता का है। यहां 2 ही अनुच्छेद कर रहे हैं। 5 में विभाजन से पहले 5 साल अगर भारत में आ गए तो भारतीय नागरिक होंगे। अनुच्छेद 11 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 11 में दिया है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून है, नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून है, तो वो कानून कौन बनाएगी? कानून भारतीय संसद बनाएगी। ये प्रावधान यहां पर किया गया है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अपना यहां पर डिटेल से पढ़ा हुआ है, विस्तृत अध्ययन किया हुआ है, यानी भाग 3 और भाग 4 ये दोनों पढ़े हुए हैं, अपने पढ़े हुए टॉपिक है। इनका अपने संक्षेप में चर्चा करने जा रहे हैं। भाग 3 और भाग 4 यहां क्या है? भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 3 में मूल अधिकार है। यहां नीति निदेशक तत्व है।
ये कहां से है, 12 से 35 है, यानी 31 नहीं है इसमें। और ये 36 से 51 तक हमने पढ़ लिया है। हमने पिछले वीडियो में मूल अधिकार टोटल टॉपिक पढ़ा है, वो अनुच्छेद सारे पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद 12 से 35, 19F और 31 को हटा दिया गया है। 12 से लेकर 35 यानी वर्तमान में 23 अनुच्छेदों में मूल अधिकार है। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 ये नीति निर्देशक तत्व है। और अगर देखा जाए 51 क में क्या है, तो मूल कर्तव्य, क्या है, मूल कर्तव्य है, ये भी पढ़ा हुआ है। 12 से 35 मूल अधिकार है और 36 से 51 यानी 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। 51 के मूल कर्तव्य क्या, इनका वर्णन दिया गया है, मूल कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। ये हमारा पहले से ही पढ़ा हुआ है। इसके बाद के अनुच्छेद अपने अब पढ़ने जा रहे हैं। भाग 5, भाग 5, इसमें क्या दिया गया है, केंद्र दिया गया है। केंद्र का मतलब संघ, संघ सरकार दी गई है। अनुच्छेद 52 से 151, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। तो यहां पर अगर हम पढ़ेंगे तो 52 से लेकर 67 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनका अध्ययन करेंगे। आगे केंद्रीय मंत्री परिषद आ जाएगा, यानी 52 से लेकर 73-74 तक राष्ट्रपति और मंत्री परिषद में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी 52 से 75, इसमें क्या क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद। ये आगे अपने को अलग से अध्ययन करना है, राष्ट्रपति का टॉपिक, उपराष्ट्रपति का। तो ये अनुच्छेद बीच में अपने आप आ जाएंगे, वहां पर याद होंगे। लेकिन अनुच्छेद 36 76 अपने को याद करना है। अनुच्छेद 76 ये क्या है, न्यायवादी को बतलाता है, जिन्हें अटॉर्नी जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल ये भारत का पहला विधि अधिकारी होता है, कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार को अगर कानूनी मामलों पर राय लेनी पड़े तो महान्यायवादी उसे राय देता है। और अनुच्छेद 77 कहता है कार्यपालिका के सभी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। अनुच्छेद 77 कार्यपालिका के टोटल काम है वो किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। दोबारा बता दूं, 52 से 76 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पढ़ेंगे। यहाँ ये आगे आएंगे रंग। 76 में महान्यायवादी है, 77 में है कि देश की कार्यपालिका के टोटल भी काम है वो किसके नाम से किए जाएंगे, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। 78 भी अलग पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दूं, अनुच्छेद 78 यहाँ पीएम के कर्तव्य दिए गए हैं, प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 78 में
प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79, इसमें क्या है? इसमें संसद है, इसमें संसद है। संसद के 3 अंग होते हैं। यहां राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। यानी अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन दिया गया है। संसद में क्या क्या आएंगे? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये क्या दिया हुआ है? ये संसद के अंग दिए गए हैं, संसद के पार्ट दिए गए हैं। अब अगर देखा जाए अलग अलग, अनुच्छेद 80 में क्या है? अनुच्छेद 80 राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में क्या दिया गया है? राज्यसभा का वर्णन है। अनुच्छेद 81 लोकसभा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा जो उच्च सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड के समान है। अनुच्छेद 81 लोकसभा है जो निम्न सदन है, हाउस ऑफ कॉमन के समान है। और अनुच्छेद 82 है परिसीमन आयोग। ये क्या कहता है? प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक 10 साल बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बिठाया जाएगा। लोकसभा के स्थानों को, प्रत्येक राज्यों में लोकसभा के स्थानों को निश्चित करेगा, उसे परिसीमन आयोग कहते हैं। दोबारा बता दूं, अनुच्छेद 82 में परिसीमन है। अब परिसीमन, जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं मैं, यहां पर इधर ये चूरू है और ये हनुमानगढ़ है। 2002 में जो परिसीमन आयोग आया, 2002 में परिसीमन आयोग आया, इन्होंने हनुमानगढ़ के एरिया नौहर बादरा को चूरू में कर दिया। नौहर और बादरा, इसे परिसीमन कहते हैं। इसे 2002 से पहले नौहर बादरा का क्षेत्र जो हनुमानगढ़ में था, 2002 के परिसीमन में नौहर बादरा को चूरू लोकसभा में कर दिया। इसे परिसीमन कहते हैं। परिसीमन का वर्णन अनुच्छेद 82 में है। परिसीमन कब होता है? नियमानुसार प्रत्येक 10 वर्ष बाद, यानी एक प्रत्येक जनगणना के बाद होता है परिसीमन आयोग। आज तक 4 परिसीमन आयोग भारत में हो चुके हैं। 52, 62, 72, 2002। आज तक 4 परिसीमन आयोग हो चुके हैं। तो अनुच्छेद 82 परिसीमन है। अनुच्छेद 83, मैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद करवाने जा रहा हूं, टोटल नहीं बता रहा हूं। अनुच्छेद 83 है संसद के सदनों, 2 सदन होते हैं, सदनों का कार्यकाल, संसद के सदनों का कार्यकाल। ये रहे 2 सदन, संसद के 2 सदन होते हैं। ये कार्यकाल में स्थायी सदन है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। 6 साल बाद इसके अंदर से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल बहुमत हो तो 5 साल होता है। तो सदनों का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? 83 में। दोबारा देखिए, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, अनुच्छेद 77 कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास, अनुच्छेद 79 संसद में 3 चीज आएगी, ये देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अनुच्छेद 80 ये राज्यसभा, अनुच्छेद 81 लोकसभा, 82 परिसीमन आयोग, 83 संसद के जो सदन है उनका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल और राज्यसभा का कार्यकाल। ये है अनुच्छेद 83 तक। महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद करवाने जा रहा हूं। जब आपके दिमाग में ये आए, अनुच्छेद आपके दिमाग में ये आए कि मेरे को 395 अनुच्छेद याद करने हैं, तो 395 वैसे याद अपने को नहीं करने, लेकिन जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको मैं संक्षेप में बताने जा रहा हूं। मुख्य अनुच्छेदों को बताने जा रहा हूं, ताकि अपना कभी भी प्रश्न अनुच्छेद से संबंधित कभी भी रॉन्ग न हो, अपना प्रश्न ऐसा प्रश्न कभी भी गलत न हो। अब देखिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद
85। इसमें क्या है, 85 में राष्ट्रपति यानी संसद लोकसभा को अभिभाषित करता है, संसद को अभिभाषित करता है और लोकसभा को भंग करता है। संसद को अभिभाषित करना और स्त्रावसान करना और लोकसभा भंग करना, लोकसभा भंग करना। याद रखिए, भंग हमेशा लोकसभा ही होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति का अभिभाषण है, सत्रावसान करता है, लोकसभा को भंग करता है। अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 86 इसमें क्या है, अनुच्छेद 86 में संसद को संदेश भेजना, संसद को संदेश भेजना। यहां अभिभाषण भी है, संसद को संदेश भेजना और अभिभाषण देना, अभिभाषित करना। अनुच्छेद 86 संसद को संदेश भेजना और अभिभाषित करना भी कहलाता है। ये दोनों चीजें यहाँ पर शामिल होगी, संसद को संदेश भेजना और अभिभाषित करना। यहां दोनों की दोनों चीजें एक साथ आ जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 100 में क्या है, सदनों में गणपूर्ति, इसे कोरम कहते हैं। गणपूर्ति का नियम क्या होता है, 1/10। यानी अनुच्छेद 100 कहता है कि संसद तभी चलेगी, संसद का कोई भी सदन तभी चलेगा जब 1/10 सदस्य हो। जैसे कि वर्तमान में राज्यसभा में मान लो 245 सदस्य है, तो कम से कम चलाने के लिए 25 सदस्य चाहिए। 1/10 का मतलब है 25 सदस्य चाहिए। लोकसभा में 545 है, तो उसे चलाने में 55 सदस्य होने चाहिए। जब ये पूछे संसद में गणपूर्ति का नियम क्या है, सदन का 1/10, लोकसभा का आए तो 1/10, राज्यसभा का आए, ये कोरम क्या होता है, कम से कम इतने सदस्य आए तभी संसद की बैठक होगी, वरना बैठक नहीं होगी। राज्यसभा में 25 और लोकसभा में 55 सदस्य हो तभी लोकसभा और राज्यसभा चलेगी, वरना ये नहीं चल सकती है, इसके बगैर नहीं चल सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन किसमें होता है, 108 में होता है। क्यों होता है संयुक्त अधिवेशन, दोनों सदनों में मतभेद होने पर अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता करेगा स्पीकर किसको कहते हैं, लोकसभाध्यक्ष को, लोकसभाध्यक्ष। दोबारा सुनिए, 108 अनुच्छेद क्या कहता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन क्यों होता है, दोनों सदनों में मतभेद होने पर, मतभेद हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभाध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं। यानी वर्तमान में कौन है, ओम बिड़ला लोकसभा का अध्यक्ष है, कोटा से सांसद है, कोटा बूंदी से। तो अनुच्छेद 108 संसद का
संयुक्त अधिवेशन। अगर ये पूछ ले कि संयुक्त अधिवेशन की कार्रवाई किसके अनुसार होगी, नियम कौन बनाएगा, अनुच्छेद 118 ये है संयुक्त अधिवेशन के नियम। संयुक्त अधिवेशन के नियम कौन स्थापित करता है, राष्ट्रपति बनाता है। संयुक्त अधिवेशन के नियम देखिए, 85 में लोकसभा को भंग करना या संसद का विभाजित करना, 86 में संसद को संदेश भेजने की शक्ति, 100 में गणपूर्ति है 1/10 होना चाहिए, 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन कहलाता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करता है। 118 में देखिए इससे और इससे भिन्न क्या है, ये संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। जब इनसे संबंधित नियम बनाए जाए तो 118 में बनेंगे, संयुक्त अधिवेशन के नियम बनाए जाए तो 118 में बनेंगे। ये नियम किसके प्रति कौन बनाएगा, ये राष्ट्रपति बनाएगा। कौन बनाएगा, ये राष्ट्रपति बनाएगा। हम संविधान का भाग 5 पढ़ रहे हैं। 5 में बड़ी महत्वपूर्ण चीजें पढ़ने जा रहे हैं। 5 में हमने संसद के बारे में पढ़ा और संसद की कार्रवाई, राष्ट्रपति के बारे में, ये सारी बातें भाग 5 में ही पढ़ रहे हैं। भाग 5 में ही क्या दिया गया है, भाग 5 अगर ये आ जाए अनुच्छेद 124 से 147 तो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अलग से टॉपिक होगा, अपना अलग से वीडियो होगा, सुप्रीम कोर्ट का अलग से वीडियो होगा। तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का अलग से वीडियो होगा। अब देखिए अनुच्छेद 148 से 151 तक ये क्या दिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी जिसे CAG यानी कैग कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं। वर्तमान में कौन है कैग का, गिरीश चंद्र मुर्मू कैग का अध्यक्ष है। अनुच्छेद 148 से लेकर 151 किसका वर्णन है, कैग का वर्णन है। अब आपके दिमाग में है कि कैग क्या करता है, कैग सरकारी धन, जितना भी सार्वजनिक धन लगा है उनकी जांच करता है, उनकी ऑडिट करता है, उनकी जांच करता है, निगरानी करता है कि क्या नियमों के अनुसार सरकारी धन खर्च हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच कैग करता है। कैग का प्रमुख कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये वही है जो जम्मू कश्मीर का पहला प्रशासक या उपराज्यपाल बनाया, उसे वर्तमान में कैग का प्रमुख बना दिया गया है। इसका वर्णन अनुच्छेद 148 से 151 है। ये हमने भाग 5 पढ़ लिया। अब देखिए हम पढ़ेंगे भाग 6। भाग 6 में क्या दिया है, 152 से 237, 152 से लेकर 237, यानी भाग 5 में केंद्र है तो भाग 6 में सिर्फ राज्य है। भाग 6 में किसका अध्ययन होता है, राज्य का होता है। कौन से अनुच्छेद, 152 से लेकर 237 तक, 237 तक। तो इसमें क्या क्या आएंगे, इसमें राज्यपाल आएगा, राज्यपाल आ जाएगा, राज्य मंत्री परिषद, इसके अंदर मुख्यमंत्री साथ में आ जाएगा, वो आ जाएगा, और उसके बाद हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, ये वर्णन होगा, अधीनस्थ
न्यायालय, इनका वर्णन होगा। अब देखिए राज्य मंत्रिपरिषद के साथ साथ विधानमंडल भी आ जाएगा, विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। तो राज्यपाल को हम अलग से पढ़ेंगे, इनका वीडियो अलग आएगा, मंत्रिपरिषद भी अलग आएगा, यानी ये दोनों टॉपिक 152 से 167 तक पढ़ेंगे। अलग वीडियो होगा, अनुच्छेद 152 से लेकर 167 तक राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद का वर्णन दिया गया है। राज्य की जो विधानमंडल है उनका 168 से 212, 168 से लेकर 212 तक इनका अध्ययन किया जाएगा, राज्य विधानमंडल। और 213 इसमें क्या है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। किस अनुच्छेद में, दोबारा बता रहा हूं, ये अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं 152 से लेकर 237 तक, 152 से 167 राज्यपाल और मंत्रिपरिषद है, ये अलग से वीडियो पढ़ेंगे अपने। 168 से 212 विधानसभा और विधान परिषद है, इनका अलग से वीडियो आएगा। 213 ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 213 में क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब देखिए राज्य का जो हाई कोर्ट है, HC हाई कोर्ट, यानी 214 से 232, अनुच्छेद 214 से 232 तक राज्य के हाई कोर्ट का वर्णन दिया गया है। और आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय से छोटे न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय किसे कहते हैं, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से छोटे के कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। और 233 से 237, 233 से 237 कौन से न्यायालय हैं, ये अधीनस्थ न्यायालय है। ये इनका अलग वीडियो आएगा, एक हाई कोर्ट अलग पढ़ेंगे, ये अलग होगा अधीनस्थ न्यायालय। अब एक ध्यान रखिए, अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 238 ये हटा दिया गया है, भी हटा दिया गया है, क्योंकि आपने 7वां संविधान संशोधन पढ़ा 1956 में, आपको पहले कहा 7वां संविधान संशोधन है, कौन सा संशोधन, 7वां, कब हुआ, 1956 में। किस अनुच्छेद को हटाया, 238 को हटाया। जो राज्यों की श्रेणी थी ना, क श्रेणी के राज्य, ख क ख, ये श्रेणियां हटा दी गई है। किस संशोधन में, 7वें संशोधन में ये सारी बातें हटा दी गई है। ये भाग 7 है, ये भाग 7। तो मैंने भाग 6 और 7 एक साथ बताया है। भाग 6 में राज्य है 152 से 137, 152 से 167 राज्यपाल और मंत्रिपरिषद आएगा, अलग से वीडियो होगा। 168 से 272 विधानसभा और विधान परिषद पढ़ेंगे, अलग से वीडियो होगा। अनुच्छेद 213 ये 168 से 212 है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, वो है। अब देखिए 214 से 232 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय से छोटे न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237। तो ये देखिए 237 भाग 6 पूरा हुआ। अब भाग 7, ये रहा भाग 7। भाग 7 में एक ही अनुच्छेद था 238, भाग 7 में 238 था, उसे हटा दिया गया। किस संशोधन में, 7वें संशोधन 1956। 7वें संशोधन 1956 में जो क ख ये श्रेणियां थी, राज्यों की अलग अलग श्रेणियां थी, उन्हें हटा दिया गया है। तो हमने संविधान के भाग 7 तक पढ़ लिया है, भाग 7 तक अध्ययन कर लिया है। अब भाग 8, भाग 8 में क्या है, केंद्र राज्य क्षेत्र, केंद्र राज्य यानी संघ शासित प्रदेश। भाग 8 में किसका वर्णन दिया गया है, संघीय प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, इनका वर्णन दिया गया है।
अब देखिए संविधान का भाग 8, भाग 8 में क्या है? केंद्र, राज्य, क्षेत्र, यानी इसमें केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है जिसे यूटी कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश को यूटी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश, और वर्तमान में 8 है। कितने यूटी है? 8 यूटी है। 8 यूटी कौन कौन से 8 यूटी है? नंबर 1 दिल्ली, 8 यूटी बता रहा हूं मैं। नंबर 1 दिल्ली, नंबर 2 चंडीगढ़, नंबर 3 पौंडीचेरी, नाम संशोधन करके पुदुचेरी कर दिया गया है। नंबर 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नंबर 5 लक्षद्वीप, नंबर 6 दादरा नगर हवेली व दमन व द्वीप, एक साथ कर दिया गया है। पहले अलग अलग थे, पहले दादरा नगर हवेली अलग था, दमन द्वीप अलग था। वर्तमान केंद्र शासित ने दोनों को जोड़ दिया गया है, दोनों को मिला दिया गया है। और 7वां है जम्मू कश्मीर, और 8वां है लद्दाख। 8वां यूटी कौन सा है? लद्दाख। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। और केंद्र शासित प्रदेशों का किस अनुच्छेद में है वर्णन? अनुच्छेद 239 से 242, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 में केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, यूटी का वर्णन है। अब देखिए अनुच्छेद 239 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। 239 में केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। अब देखिए 239 ए में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है दिल्ली के बारे में दिया गया है कि दिल्ली में विधान मंडल और मंत्री परिषद, विधान मंडल और मंत्री परिषद बनाने का कानून संसद बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। 239 ए में ये बातें दी गई है। 239 ए में ये सारी बातें दी गई है। 239 में ए में ये बातें दी गई है कि मंत्री परिषद का गठन किया जा सकता है। और जो स्पेशल, इसमें यहां कोई अकेले दिल्ली के लिए नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए 239 ए या ए बी। 239 ए में तो विधानमंडल और मंत्री परिषद आदि के गठन कर सकती है संसद। 239 ए ये दिल्ली है, ये दिल्ली के बारे में बताया गया है। यह 69वां संविधान संशोधन हुआ 1991 में। 1991 में दिल्ली में सीटों का प्रावधान आदि कर दिया गया, सीटों का प्रावधान कर दिया गया। और अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 241, जैसे आपको पहले बताया कि 214 से 232, 214 से 232 हाईकोर्ट राज्यों के उच्च न्यायालय है। 214 से 232, 241 में केंद्र शासित प्रदेश के हाईकोर्ट, केंद्र शासित प्रदेश के
हाई कोर्ट। ओके, इसमें पहले दिल्ली एक था और अब जम्मू कश्मीर में भी अपना एक हाई कोर्ट है। तो केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट हो गया चंडीगढ़ का, हरियाणा के उनके साथ है तो हरियाणा राज्य साथ आ जाएगा। तो अब देखिए भाग 8 केंद्र राज्य क्षेत्र यूटी 8 टेरिटरी के बारे में बताया गया है। भाग 8 में कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 239 से 242 के बारे में बताया गया है। 239 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। 239 ए कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का गठन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। 239 ए या ए बी ये दिल्ली के बारे में है। ये यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बारे में है, जो 69वां संविधान संशोधन के बारे में बतला रहा है। 241 में क्या है? अनुच्छेद 241 केंद्र शासित प्रदेश के हाई कोर्ट यानी केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय को बतला रहा है। ये कौन सा भाग हुआ? भाग 8। और भाग 9 अपने अलग से टॉपिक है, उसका डीपली अध्ययन करेंगे। भाग 9 में स्थानीय स्वशासन है। भाग 9 में 9 और 9A में नगरीय निकाय है। तो ये मैं बताने जा रहा हूं भाग 9 में क्या है? पंचायती राज अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 243 ए से ओ तक, ए से लेकर ओ तक। भाग 9 पंचायती राज है। अनुच्छेद देखिए 243 ए बी सी डी ऐसे ओ तक है। ठीक है, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन। और भाग 10 यहां 9A हो रहा है। भाग 9A ये क्या है? नगर पालिका क्षेत्र। इसे नगरीय निकाय कहेंगे। ये अनुच्छेद कहां तक है? अनुच्छेद 243 पी से जेड जी तक। और ये 74वां संविधान संशोधन है नगर पालिका के लिए। अब नगरीय निकाय में तीनों चीज आएगी। सबसे छोटी नगर पालिका, उससे बड़ी नगर परिषद और सबसे बड़ी नगर निगम। नगरीय निकाय में सबसे छोटी नगर पालिका, फिर नगर परिषद, नगर निगम, तीनों क्षेत्र आएंगे। भाग 9 पंचायती राज का है। अनुच्छेद 243 से लेकर ए से लेकर ओ तक है 73वां संशोधन। भाग 9A अनुच्छेद 243 पी से लेकर जेड जी तक 74वां संशोधन। ये नगरीय निकायों से संबंधित है। तो संविधान के टोटल 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है। 22 में से यहां तक 9 भाग का वर्णन कर लिया और 243 तक हमने मुख्य अनुच्छेद पढ़े हैं। 243 तक मुख्य अनुच्छेद पढ़े हैं। प्यारे बच्चों, ये आपको अवश्य ही ये टॉपिक पसंद आया होगा। ध्यान रखें, टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास सारे के सारे मेरे वीडियो आ जाए। पूरी भारतीय राजव्यवस्था के सारे वीडियो आएंगे। आगामी एग्जाम जो रीट, पटवार और टीचर ग्रेड 2nd, 1st सभी के लिए भारतीय राजव्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो फिर निवेदन कि प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।